तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 2 दिन की अच्छी छुट्टी गुजरी, ईद सैटरडे को और फिर संडे, तो एक लंबे टाइम के बाद थोड़े 2 दिन सुकून के गुजरे, ठीक ठाक गुजरे। और अब वापस वही काम, वीक का नया दिन, पहला दिन मंडे, और वही कहानी का सिलसिला। और उससे पहले की कहानी शुरू करूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए जिन्होंने डांसिंग ऑन द ग्रेव प्राइम वीडियो पर देखा, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो कुछ भी कहा, जो तारीफ़ की, उसके लिए भी शुक्रिया। तो ये इंडिया टुडे ओरिजिनल की तरफ से पहली पेशकश थी जो प्राइम वीडियो पर आई थी, डांसिंग ऑन द ग्रेव, और उसकी कहानी मैंने आपको उस दिन सुनाई भी थी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक पुरानी कहावत है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जो क्रिमिनल हैं, जुर्म की दुनिया से जिनका रिश्ता है, उन्होंने इस कहावत को थोड़ा अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करके यूं कर दिया कि गोली गोली पे लिखा है खाने वाले का नाम। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है कि 2 पिस्टल, उस पिस्टल के अंदर तमाम गोलियां, गोलियों के चलने का इंतज़ार, उस पर नाम किसी और का लिखा है। लेकिन 2 सालों तक वो तमाम गोलियां उस पिस्टल के चैम्बर में यूं ही पड़ी होती हैं, चलने का मौका नहीं मिलता। और जब चलता है तो फिर उसके ऊपर चलता है जिसका उस गोली पे कभी नाम ही नहीं लिखा था। ये पूरी कहानी अतीक और अशरफ की जो शूट आउट पे मौत हुई उसकी कहानी है पूरी। लेकिन इस कहानी 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ को मारा गया, और अतीक और अशरफ की मौत 15 अप्रैल को हुई। लेकिन ये कहानी 15 अप्रैल की नहीं है, ये कहानी बल्कि 2 साल पुरानी है, 2021 की। यूपी पुलिस और एसटीएफ की तरफ से जो सोर्सेज ने तमाम जानकारी दी, उसी को समेट कर पिरो कर ये पूरी कहानी आपके सामने रखता हूँ। दिल्ली में यूँ तो कई गैंग काम करते हैं। उस ज़माने में 2 गैंग के बीच में आपस में बड़ी दुश्मनी हुआ करती थी। एक गैंग का नाम था, जो सरगना था, जितेंद्र गोगी, और दूसरे गैंग का लीडर था टिल्लू ताजपुरिया, सुनील राठी और टिल्लू ताजपुरिया। इनकी दुश्मनी की बड़ी लंबी कहानी है, और टिल्लू ताजपुरिया के बारे में भी मैंने आपको बताया है, और जितेंद्र गोगी के बारे में भी पहले बताया है। और जितेंद्र गोगी की तो हत्या जब हुई तो मैंने वो कहानी भी सुनाई थी, क्योंकि वो अजीब सीन था। दिल्ली की एक भरी कोर्ट में जज सामने कुर्सी पर बैठे हैं, तमाम वकील हैं, बहस जारी है, और अचानक वकील के भेष में कुछ लोग कोर्ट में घुसते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोली चलाती है, जिसमें 2-3 शूटर मारे जाते हैं। तो कहानी और इन दोनों की दुश्मनी पुरानी थी, लेकिन ये दुश्मनी करीब 2010 से चली आ रही थी। 2021 आ गई। 2021 में ये हुआ कि अब दोनों गैंग के बीच में दुश्मनी एकदम उरूज पर थी। एक दूसरे के गैंग के लोगों को जब तब निशाना बनाते। इसी दौरान जितेंद्र गोगी ने तय किया कि वो अपने राइवल गैंग यानी कि टिल्लू ताजपुरिया को कमज़ोर करने के लिए सीधे उसके सरगना का खात्मा कर देगा, यानी टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल। टिल्लू ताजपुरिया की मौत का मतलब है ताजपुरिया का गैंग खत्म। अब इसके लिए जितेंद्र गोगी को, वो जो खुद जेल में है, उसे ज़रूरत थी कुछ शूटर्स, ऐसे शूटर जो इस काम को अंजाम दे सके। और शूटर से भी पहले ज़रूरत थी ऐसे हथियारों की जो अगर एक बार टारगेट मिले तो कम से कम देसी कट्टा या बाकी ऐसे हथियार की वजह से वो मिशन फेल ना हो जाए। तो मिशन पूरा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ सटीक हो, और इसीलिए पहले शूटर को ढूंढने से पहले उस पिस्टल का इंतज़ाम किया जाना ज़रूरी था जिससे टिल्लू ताजपुरिया पर हमला होना था। और ये सब कुछ हो रहा है तिहाड़ जेल में बंद जितेंद्र गोगी की तरफ से, क्योंकि वो टिल्लू ताजपुरिया को मारता है। तो जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया को मारने की साजिश रच रहा है। शूटर से पहले वो पिस्टल का इंतज़ाम करना चाहता है, और उसने इंतज़ाम किया। उसने टर्की मेड 2 पिस्टल अपने लोगों से मंगवाए, जो बेहद कीमती, जिंगाना ये पिस्टल का नाम है। बहुत ही शार्प पिस्टल, सोफिस्टिकेटेड। अब 2 पिस्टल आ गए। पिस्टल आने के बाद अब ये हुआ कि शूटर ढूंढा जाए जो टिल्लू ताजपुरिया तक पहुंचकर उसका काम तमाम कर सके। जितेंद्र गोगी ने बैठे बैठे अपने बाहर के कॉन्टेक्ट से कांटेक्ट किया, और फिर इसके बाद
उसने एक शख्स को चुना इस काम के लिए, जो उसका खासम खास गुर्गा था। उसका नाम था सोढ़ी। सोढ़ी मेरठ का रहने वाला था और टिल्लू इसके जितेंद्र गोगी के लिए पहले से काम किया करता था। तो गोगी ने उससे कहा सोढ़ी से कि पिस्टल आ गया है, टिल्लू ताजपुरिया का काम तमाम करना है और ये पिस्टल लो और तुम जाकर ये काम करो। अब सोढ़ी ने डन कर लिया, बॉस का हुक्म था। लेकिन सोढ़ी को लगा कि ये मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। उसे ये भी पता है टिल्लू ताजपुरिया की ताकत क्या, उसके गैंग की ताकत क्या है। उसने कहा कि अगर मैंने ये काम किया और कहीं मेरा नाम आ गया तो फिर ये गैंग मुझे चैन से जीने नहीं देगी। तब एक तरफ सोढ़ी वादा कर चुका है अपने बॉस जितेंद्र को, दूसरी तरफ वो ये काम करना नहीं चाहता है, लेकिन काम करवाना है तो अब क्या करे, कैसे करे। आखिरकार इसी कश्मकश के बीच उसने कहा कि हम किसी और नए लड़कों से ये काम करवाते हैं, ये तय किया उसने। और इसी के बाद सोढ़ी की मुलाकात होती है एक लड़के से। उस लड़के का नाम था मोहित एलियस या उर्फ सनी। जी हाँ, वही सनी जिसका नाम 15 अप्रैल के बाद हम सब सुन रहे हैं। तो सोढ़ी की मुलाकात हुई सनी से, मोहित से। और मोहित या सनी जब उसके संपर्क में आया तब उसने कहा कि एक काम करना, तुझे पैसे देंगे, हथियार देंगे। सनी तैयार हो गया, उसने कहा मैं करूँगा। अब इसी के बाद सनी इस दौरान में जाकर जितेंद्र गोगी से तिहाड़ में भी मिलता है। वहाँ पे बातचीत होती है, भरोसा भी जीत लेता है वो गोगी का। इसके बाद अब वो काम करने को तैयार हो जाता सनी, कहता ठीक है। इसी के बाद सोढ़ी उसको दोनों पिस्टल, जिगाना पिस्टल सनी को सौंप देता है। वो कहता है ये पिस्टल है और इससे तुझे ताजपुरिया को मारना है, तो बाकी लड़के का अपना इंतज़ाम देख ले या फिर मैं करूँगा। उसने कहा ठीक। अब पिस्टल मिल गई, बाकी भी जो सोढ़ी है उसने कहा कि बाकी लड़कों को भी साथ में ले जाना है तो वो भी देंगे, लेकिन कायदे से गोली चलानी थी सनी को ही। अब एक पिस्टल ऐन वक्त पर धोखा दे दे तो इसलिए उसको 2 पिस्टल दिया सोढ़ी ने सनी को कि रखो, दोनों में एकदम चैम्बर में गोली एकदम फुल, और बस अब इंतज़ार टिल्लू ताजपुरिया जिस दिन सामने आमने आ जाए सारी की सारी गोली उसके सीने में उतार दो। सनी के पास अब दोनों जिगाना पिस्टल। अब वो इंतज़ार कर रहा उस मौके का कि जब उसे ये काम करना है। तमाम मुखबिर लगे हुए हैं, टिल्लू ताजपुरिया का लोकेशन कब आएगा, कब जाएगा और कैसे उसको मारना है। पर इसी दौरान कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। 24 सितंबर 2021 यानी कि 24 सितंबर 2021 दिल्ली का रोहिणी कोर्ट में वही जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल से लाया जाता है जिसने टिल्लू ताजपुरिया की सुपारी दी। ये सुपारी उसने सोढ़ी को दी और सोढ़ी ने ये आगे बढ़ाकर सनी को दे दी। अब रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर को पेश हो रहा है गोगी एक केस के सिलसिले में। पुलिस की सुरक्षा के बीच वो अदालत में पहुंच गया, उस चैम्बर में भी पहुंच गया जहां कोर्ट रूम लगा हुआ है। जज साहब सीट पर हैं, जज साहब कुछ बातचीत कर रहे हैं, दोनों वकील भी खड़े हैं। दोनों वकील, सरकारी और गोगी के वकील, एक दूसरे को क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। कोर्ट भरा हुआ है। अचानक कोर्ट रूम के अंदर वकील के भेष में कुछ शूटर घुसते हैं और इससे पहले कि पुलिस को समझ पाती, गोगी की तरफ पिस्टल निकालकर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पुलिस भी गोगी के साथ थी, अब जवाबी फायर में पुलिस भी गोली चलाती है। 3 शूटर मारे जाते हैं। अब लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हुआ ये कि जिस गोगी ने टिल्लू ताजपुरिया के नाम की सुपारी निकली, खुद उस गोगी के ऊपर कोर्ट के अंदर अटैक हो गया। अब सारी प्लानिंग गोगी कर रहा था, बाहर उसने सोढ़ी को दिया, सोढ़ी ने सनी को दिया। अब लेकिन खुद गोगी मारा गया। अब इस मौत की खबर और इस हमले की खबर सनी को पहुंची। अब जब सनी को पहुंची तो इसके बाद सीधा सीधी ये था कि इस पे ये जो हमला हुआ ये टिल्लू ताजपुरिया की तरफ से हुआ है। और दिल्ली पुलिस की जो कहानी थी वो यही थी कि टिल्लू ताजपुरिया को ये खबर मिल गई थी कि उसके ऊपर गोगी हमला करवाने वाला है और उसके लिए उसने पिस्टल भी मंगवाई। तो उसने कहा कि उससे पहले कि वो हमला करे मैं उस पर हमला कर दूँ। और टिल्लू ताजपुरिया ने अपने कुछ शूटर तैयार किए और कोर्ट के अंदर जाकर घुस कर मारा।
तो अब ये सीधा सीधी गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच में वॉर, एक का सरगना मारा गया। सनी तक भी ये खबर पहुंची मीडिया के जरिए। अब उसे लगा कि टिल्लू ताजपुरिया को ये बात पता है, तो अब वो भी आ जाएगा कहीं निशाने पर। जितने भी गुर्गे थे अब गोगी गैंग के, वो सब अंडरग्राउंड हो गए, जिसमें सोढ़ी भी था जिसने सनी को काम दिया था। अब जिसने काम दिया वो भी अंडरग्राउंड, कोई किसी से फ़ोन पे भी कांटेक्ट नहीं कर रहा, और सभी को ये हिदायत पहले ही दिन इस अटैक के बाद कि सब जहाँ हो सब अंडरग्राउंड हो जाओ, ताकि ताजपुरिया गैंग से बच सको या फिर पुलिस से बच सको। सब अंडरग्राउंड। और उसी में सनी भी। सनी के पास वो दोनों जिगाना पिस्टल, वो पिस्टल समेत गायब। इसके बाद वो इधर उधर रहा, हमीरपुर जेल में भी रहा, पर उसने दोनों जिगाना पिस्टल अपने पास रखा छुपाकर। 2 साल बीत गए। 2 साल तक उस जिगाना पिस्टल के अंदर जितने बुलेट्स थे उन सब पर नाम था टिल्लू ताजपुरिया का, लेकिन इस्तेमाल हुआ नहीं क्योंकि उससे पहले ही गोगी मारा गया। अब पिस्टल है सनी के पास, और जिस गोली पर अतीक का नाम नहीं लिखा था उसी पिस्टल से वही गोली अतीक को मार डाल दी थी। अब वो कैसे? 2 साल बीत गए, 2023 आ गया। सनी के पास वो पिस्टल है। पहला एक काम मिला, वो अधूरा रह गया क्योंकि गोगी पर अटैक हो गया टिल्लू ताजपुरिया के। इसके बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। अब सनी किसी और काम के फिराक में रहा। इसी दौरान में बस एक कड़ी इस कहानी में जो अभी भी अधूरी रहेगी वो ये है कि एक मास्टरमाइंड आता, आप ऐसे मान लीजिए। अब उस मास्टरमाइंड को सनी के बारे में पता चलता है, वो सनी का ब्रेन वॉश करता है, वो उसको अतीक के खिलाफ तैयार करता है। उसके बाद कहता है कि तुमको अतीक का काम तमाम करना है। सनी तैयार हो जाता है। दोनों पिस्टल उसके पास है, लेकिन उसे भी पता है कि अशरफ और अतीक इन दोनों को साथ ही कोर्ट ले जाया जाता है, साथ ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है मेडिकल चेकअप के लिए, और साथ ही वापस पुलिस स्टेशन लाया जाता है। दोनों एक ही जंजीर में जकड़े होते हैं। तो उसे ये था कि एक साथ शायद एक आदमी गोली चलाए तो मुश्किल है, तो उसे ये था कि इसके लिए कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तब उसको अपना पुराना जो संपर्क था हमीरपुर जेल में रहने के दौरान लवलेश तिवारी, उसकी याद आई। उसने बताया, फिर उसने लवलेश का ब्रेन वॉश किया। मतलब मास्टरमाइंड इस केस में सनी है। लवलेश भी तैयार हो गया। इसके बाद ये लोग प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में इनकी पहले मुलाकात 1-2 बार मौर्य से हो चुकी थी। फिर उन्होंने मौर्य को सारी प्लान बताई। मौर्य भी तैयार हो गया। इस तरह के तीनों ये तैयार हो गए, और तैयारी के बाद इन्होंने कॉल्विन हॉस्पिटल से करीब 500 या किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का रास्ता था, वहाँ एक होटल लिया। होटल में चेक इन किया इन्होंने 13 अप्रैल को, और उसके बाद 15 अप्रैल को इनको मौका मिल गया। 14 अप्रैल को इनको मौका मिला नहीं था, बट इनका ये भी था कि 15 अप्रैल को भी नहीं मिलेगा तो फिर 16 या 17 अप्रैल को भी ये अटैक करेंगे। इसलिए कि पुलिस कस्टडी में अभी अतीक था, और कोर्ट के हिसाब से हर 24 घंटे में उसकी मेडिकल होनी थी। पर उनका दूसरा ये भी था कि वो कहीं और अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने जगह देख रखी थी कि ये गेट पे उतरेगा, गेट से अंदर तक 25 कदम है। तो 13 को इन लोगों ने होटल चेक इन किया। 14 को इनको मौका नहीं मिला, ये पहुंचे थे कॉल्विन। 15 को मौका मिल गया, अगर नहीं मिलता तो 16 को फिर ही अटेम्प्ट करते। लेकिन उसके बाद 15 तारीख को उस जिगाना 2 पिस्टल से जिस पे लिखा हुआ था टिल्लू ताजपुरिया का नाम, वो अतीक और अशरफ के नाम हो गया, और दोनों मारे गए। तो ये है यूपी पुलिस और एसटीएफ की अब तक चूंकि तीनों कस्टडी में है, उनसे पूछताछ के बाद जो पूरी कहानी सामने आई है वो ये है पूरी कहानी। अब आगे की तफ्तीश हो रही है, लेकिन अभी भी कि ये मास्टरमाइंड कौन, क्योंकि कहानी में जैसा मैंने बताया कि कड़ी यहाँ पे कमज़ोर है, और वो ये है कि 2 साल बाद चलो पिस्टल ठीक है, लेकिन अतीक और अशरफ या खाली अतीक को ही मारना है, तो ये उनके दिमाग में कब आया, कैसे आया, किसने दिमाग में घुसाया, इनके पीछे वो कौन है। क्योंकि अभी तक की जांच में किसी और गैंगस्टर के साथ कोई दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है, अतीक गैंग और बाकी गैंग। इवन जो सुंदर भाटी गैंग का भी नाम आ रहा, सुंदर भाटी का जो एरिया है ये पूरा नोएडा और ये वाला एरिया, उसका प्रयागराज उससे कोई लेना देना नहीं है। अतीक का जो पूरा एरिया जहाँ उसने आतंक मचा रखा था वो पूरा प्रयागराज के इर्द गिर्द का ही एरिया है, उसका नोएडा में कभी कोई आतंक नहीं रहा। तो उस कमज़ोर कड़ी को अब यूपी पुलिस को तलाश कर और सामने लाना पड़ेगा, चार्जशीट में भी बताना पड़ेगा कि इन तीनों, खासतौर पर सनी के दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आई। तो ये कहानी का एक पार्ट है। एक दूसरा अजीब पार्ट कहानी का आया, वो ये कि वहाँ पे अपने समर्थ आज तक के कैमरामैन भी पहुँचे। अतीक के कई दफ्तर हैं प्रयागराज में। एक दफ्तर में पुलिस की टीम और कुछ मीडिया वाले गए, तो उस दफ्तर में खून के कुछ निशान मिले,
और खून के निशान को देखकर ऐसा लगता है कि ये ताज़ा निशान है, मुश्किल से 48 घंटे या 72 घंटे पुराने होंगे। अतीक की मौत को अब 13 और 7 मतलब करीब 10 दिन से ज़्यादा ही हो गए। तो अतीक की मौत के बाद अतीक के दफ्तर के अंदर ये खून के निशान कहाँ से आया? खून के निशान कुछ ऐसे हैं जैसे किसी को घसीटा गया है या कुछ और है। फॉरेंसिक की टीम गई, खून के सैंपल उठाएं। अभी यूपी पुलिस या प्रयागराज पुलिस किसी हाल में ये कहने को तैयार नहीं है कि ये क्या है मामला, क्या यहाँ अतीक के दफ्तर में किसी का कत्ल हुआ है और क्या सच में ये इंसानी खून है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम उसको लेकर गई है। तब उस खून के सैंपल की जब रिपोर्ट आ जाएगी फॉरेंसिक की, और अगर होगा कि हाँ इंसानी खून है, अच्छा वो जो खून है वहाँ से एक चाकू भी बरामद हुआ है जो खून से सना हुआ है, और उस चाकू और वहाँ से कुछ कपड़े मिले हैं जो सारी महिलाओं के कपड़े हैं, उनसे खून साफ करने की कोशिश की गई है। तब महिलाओं के कपड़े, उनसे खून साफ करने की कोशिश, चाकू पर निशान, फर्श पर खून की धब्बे और उसके निशान, और वो भी 2-3 दिन पुराना ये ब्लड अतीक के दफ्तर में। तो क्या अतीक के मौत के बाद इस दफ्तर में ऐसा कुछ हुआ तो किसके साथ हुआ, उसके पीछे कौन है? जब तक एक बार फॉरेंसिक की पहले रिपोर्ट ये नहीं आ जाती कि इंसानी खून है, इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक ये भी है। तीसरा ये कि अभी तक जो यूपी पुलिस की जांच में सामने आई, अब सारी जो चीज़ें हैं घूमकर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता पर आकर रुकी अतीक की बीवी। अतीक की बीवी के बारे में जो भी अभी यूपी के जो एसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यश, उन्होंने भी कहा कि उनके पास जो खबर है वो ये है कि शाइस्ता शायद प्रयागराज के अंदर ही है और वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही है और वहीं छुपी हुई है। तो पुलिस कोशिश कर रही है गिरफ्तार करने की, गुड्डू मुस्लिम को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, ताकि इनकी गिरफ्तारी के बाद जो बाकी की चीज़ें हैं, पहलियां हैं, कड़ियाँ जो अधूरी हैं, वो सारी जुड़ सकें। तो जैसे ही ये होगा बाकी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इधर आईपीएल के मैच बड़े अच्छे हो रहे हैं, उम्मीद आप लोग देख रहे होंगे। मेरी 2 दिन की छुट्टी थी, कल का मैच चूँकि मेरी फेवरेट टीमें जब जीतती हैं तो फिर अच्छा लगता है। सीएसके अब तक का आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर, और सीएसके जीती, धोनी जीते। उधर आरसीबी का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग था, लगभग हार रही थी आरसीबी और फिर जीत गई। और इन सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर का 50th बर्थडे। तो पूरी क्रैमटेक फैमिली की तरफ से सबसे पहले आज सचिन तेंदुलकर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और जो कद है सचिन का क्रिकेट की दुनिया में हम सब जानते हैं क्या है। तो और इस वक्त सचिन खुश भी है क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर को डेब्यू मिला आईपीएल में 2 मैच। तो हैप्पी बर्थडे सचिन, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। और अब हमारा एक जो क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं उनमें से भी आज कई के जन्मदिन, बीच में सिलसिला छूट गया था, कोशिश की वापस इसको शुरू कर दूं। आज मुआज रशीद इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुआज। इसके अलावा कोनिका गुप्ता इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कोनिका। और आलोक ने भेजा है। अजय भगेरिया इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजय जी। और गौरव अग्रवाल ने भेजा है। आयुषी सोनी इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयुषी जी। और कुमार सोहित ने भेजा है। साथ ही बी अष्टमी इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अष्टमी। और ये बी कुमार सोनू राव जी ने भेजा है, उनकी बिटिया हैं। बलविंदर सिंह डब्वाली का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बलविंदर जी। साथ ही निधि सिंह इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निधि सिंह जी। और ये आशीष प्रताप सिंह जी की पत्नी हैं, बलिया से हैं, जहाँ से चंद्रशेखर हुआ करते थे। साथ ही आज नेहा गौड़ और विशाल गौड़, इन दोनों की एनिवर्सरी भी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, नेहा जी और विशाल जी। ईशान, अयान, यूवी शर्मा, लक्ष्मी और श्वेता ने भेजा है। इसके अलावा नीता चौहान और कैलाश कुमार, इनकी भी एनिवर्सरी, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, नीता जी और कैलाश जी। साथ ही विवेक प्रभे, थैंक यू आपके इस मेल के लिए और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। इनके फादर जो हैं नंदा कुमार शरपद पांडेलकर जी, उनकी अभी डेथ हो गई, तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, यही दुआ है, और आपको सब्र दे। इसके अलावा अशरफ लखानी ने कहानी की फरमाइश की है। नम्रता दुबे जी और सामर्थ और वसुंधरा, थैंक यू, इन्होंने डांसिंग ऑन द ग्रेव देखी उसके लिए, और जो आपने भेजा लिखकर। इसके अलावा प्रतीक, सोढ़ी, निधि, विहान, आपका भी शुक्रिया। कवि शर्मा न्यूयॉर्क से एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा टेंडल, ये भी न्यूयॉर्क से हैं, थैंक यू सो मच टेंडल आपके मेल के लिए। एनी सिंह, थैंक यू आपका भी। रुपेश रंजन, थैंक यू आपका भी। नवनीत एंड JRA टोरंटो से, थैंक यू आपका भी।
अतुल वर्मा आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा नंदूरी राज गोपाल थैंक यू आपका भी। सोमा गांगुली जी थैंक यू आपका भी। और निशांत सिंह इन्होंने सवाल पूछा है डांसिंग ऑन द ग्रेव में कि श्रद्धानंद क्या अभी भी जिंदा है, जेल में है। बिल्कुल, वो इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर जेल में है। श्रद्धानंद 80+ हो चुका है, उम्र कैद की सज़ा है। हालांकि क्राइम बेंगलोर का था, पहले बेल्लारी जेल में था, लेकिन उसने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि अब चूँकि उसे ज़िंदगी भर बाहर तो आना नहीं है तो कम से कम उसके अपने स्टेट में उसको जेल में भेज दिया जाए, और वो अब किसी के लिए ख़तरा नहीं है क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी है। तो कोर्ट ने उसकी सर्जी को मंजूर कर लिया और अब वो अपनी बची खुची ज़िंदगी जो है वो सागर जेल में मध्य प्रदेश में बिता रहा है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।